एक कॉन्सेप्ट, जीरो कंफ्यूजन, फुल एग्जाम क्लैरिटी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। हेलो लर्नर्स, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां एग्जाम्स और क्लैरिटी एक साथ मिलते हैं। आज हम NIOS DLED कोर्स 502 ब्लॉक 1 यूनिट 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाँ, मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी सीखने और सिखाने के तरीके। और ये टॉपिक DSSB PRT एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है। सीधे सवाल बनते हैं इससे। सीधे सवाल। पेडागोजी सेक्शन में आपको दिखेगा कि कौन सा मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, किस मेथड में टीचर का रोल क्या होता है, या किसी खास सिचुएशन में कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। सर, मैंने एक चीज देखी है, अप्रोच और मेथड जैसे शब्दों में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। ये अक्सर एक दूसरे के जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन है बिल्कुल अलग। और ये फर्क समझना एक मजबूत नींव रखने जैसा है। ये तो दिलचस्प है। हमारे सामने जो पहली स्लाइड है वो शायद इसी फर्क को समझा रही है। जी। एक तरफ एक नक्शे के साथ कंपास है जिसे दृष्टिकोण कहा गया है, ये हमें दिशा दिखाता है। और दूसरी तरफ है चौक और डस्टर जिन्हें विधि कहा गया है, मतलब वो औजार जिनसे हम मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर देखते ही बात एकदम साफ हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। दृष्टिकोण एक बड़ा दर्शन है, एक बड़ी सोच, जैसे रचनावाद का दृष्टिकोण। कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मानता है कि ज्ञान दिया नहीं जाता, बच्चे उसे खुद बनाते हैं। तो दृष्टिकोण क्यों का जवाब है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी। जबकि विधि उस क्यों को क्लासरूम में लागू करने का कैसे है, वो एक प्रैक्टिकल टूल है। जैसे स्लाइड में लिखा है, दृष्टिकोण नक्शा है और विधि उस पर चलने वाली गाड़ी। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दृष्टिकोण के तहत कई अलग अलग विधियां हो सकती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे अगर रचनावाद हमारा दृष्टिकोण है तो उसे हासिल करने के लिए कोई टीचर प्रोजेक्ट मेथड भी अपना सकता है और कोई डिस्कवरी मेथड भी। बिल्कुल, दृष्टिकोण वो बड़ी छतरी है जिसके नीचे कई विधियां पनाह ले सकती हैं। आपकी गाड़ी यानी विधि कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर नक्शा नहीं है तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, बस घूमते रहेंगे। हाँ। ठीक है, तो अगर दृष्टिकोण बड़ी तस्वीर है और विधि उसे लागू करने का तरीका, तो सवाल उठता है कि एक अच्छा तरीका होता कैसा है। जरूरी सवाल। मतलब क्या कोई भी विधि हर जगह फिट हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी विधि अपने आप में सबसे अच्छी नहीं होती। अच्छा। एक विधि कितनी असरदार होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सीखने वाले के लिए कितनी सही है। हमारी अगली स्लाइड शायद इसी पर है, एक पहेली वाली तस्वीर है। जी, एक जिगसॉ पजल, जहां एक हाथ विधि वाले टुकड़े को शिक्षार्थी के मन वाले खांचे में फिट कर रहा है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट फिट होना चाहिए। और वो क्या है? पहला, वो बच्चे के मानसिक स्तर से मेल खाए। आप दूसरी क्लास के बच्चे को यूनिवर्सिटी लेक्चर की तरह नहीं पढ़ा सकते। सही बात है। दूसरा, वो बच्चे में रुचि और जिज्ञासा जगाए। अगर बच्चा बोर हो रहा है तो समझिए सीखना बंद हो गया है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो भागीदारी को बढ़ावा दे। बच्चा सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ करे। लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। और चौथा, उसका मकसद सिर्फ जानकारी रटाना नहीं बल्कि बच्चे में रचनात्मक सोच और जीवन कौशल विकसित करना हो। बहुत खूब। तो अब हम आते हैं शिक्षण की दुनिया के दो बड़े खेमों पर। जी। हमारी सामग्री में एक पेड़ का चित्र है जो इन तरीकों को दो मुख्य शाखाओं में बांटता है। हाँ, दो ब्रांचेस। पहली है निर्देशात्मक या शिक्षक निर्देशित, टीचर डायरेक्टेड, और दूसरी है छात्र अनुकूल या शिक्षार्थी केंद्रित, लर्नर सेंटर्ड। और ये सिर्फ दो लिस्ट नहीं है ना? नहीं, ये शिक्षण के दर्शन में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। कैसे? पहली शाखा वो सोच है जहां ज्ञान एक भरे हुए बर्तन यानी शिक्षक से खाली बर्तन यानी छात्र में डाला जाता है। जबकि दूसरी शाखा वो आधुनिक सोच है जहां शिक्षक एक माली की तरह है जो बच्चे को सही माहौल देता है ताकि वो खुद ज्ञान के पौधे के रूप में बढ़ सके। वाह, चलिए तो पहली शाखा की गहराई में उतरते हैं, शिक्षक केंद्रित विधियां। ठीक है। इसके साथ जो तस्वीर है वो तो हम सबको अपने बचपन की याद दिला देगी। एक पारंपरिक क्लास, टीचर सामने खड़े हैं और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ सत्ता का केंद्र शिक्षक है। बिल्कुल। और इस शाखा की सबसे जानी पहचानी विधि है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड, जिसे चॉक एंड टॉक भी कहते हैं। जी, चॉक एंड टॉक। शिक्षक बोलते हैं, छात्र सुनते हैं और नोट्स लेते हैं। इसके कुछ फायदे तो होंगे? हाँ, फायदे हैं। जैसे ये बड़ी क्लास के लिए कारगर है, समय बचाता है, और जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझाना हो
मतलब ऐसी बात जिसे हम छू या देख नहीं सकते, तो ये उपयोगी है। लेकिन नुकसान भी हैं। मुझे याद है कॉलेज में कुछ प्रोफेसर थे जिनकी क्लास में नींद पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। हाँ, सही कहा। ये विधि छात्रों को निष्क्रिय बना देती है और अक्सर मतलब रटने को बढ़ावा देती है। और व्यक्तिगत ध्यान तो दे ही नहीं सकते। नामुमकिन है। तो व्याख्यान विधि में ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, लेकिन क्या हो अगर हम इस प्रक्रिया को पूरी तरह पलट दें? मतलब नीचे से ऊपर? हाँ, क्या हो अगर ज्ञान नीचे से ऊपर की ओर बने, जहाँ शिक्षक जवाब देने के बजाय सिर्फ इशारे दे और बच्चे खुद जवाब तक पहुंचे। अच्छा। यहीं से आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव मेथड की शुरुआत होती है। आगमनात्मक यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। स्पेसिफिक टू जनरल। जी। एक दीवार बना रही है जो कि नियम है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ऐसे ही सीखता है। वो कैसे? कोई भी बच्चा व्याकरण के नियम सीखकर बोलना शुरू नहीं करता। वो हजारों उदाहरण सुनता है, हजारों बार मम्मी पानी बोलता है और धीरे धीरे अपने दिमाग में भाषा के नियम खुद बना लेता है। सही बात है। ये सीखने का सबसे कुदरती तरीका है। इसमें छात्र उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चा जो भी सीखता है वो उसका अपना होता है। तो वो ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी होगी। इस तरीके से तो सिलेबस पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, ये इसका एक बड़ा नुकसान है। इसमें समय बहुत लगता है और हर टॉपिक ऐसे पढ़ाया भी नहीं जा सकता। सही कहा। और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास है इसकी बिल्कुल उल्टी विधि, निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड। जी, जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, यहाँ पहले नियम या फॉर्मूला बताया जाता है और फिर उसे उदाहरणों पर लागू किया जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो निगमनात्मक विधि मुझे मेरे स्कूल के गणित के दिनों की याद दिलाती है। अच्छा। हमें बस a+b² का फॉर्मूला रटा दिया जाता था और मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो आया कहाँ से। शायद इसीलिए मुझे गणित से डर लगता था। आपकी बात में बहुत सच्चाई है। ये निगमनात्मक विधि का सबसे बड़ा खतरा है कि ये रटने को बढ़ावा देती है। हाँ, ये अभ्यास के लिए और समय बचाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये रटने को प्रोत्साहित करती है। छात्र कैसे करना है ये तो सीख जाते हैं, लेकिन क्यों करना है ये नहीं समझ पाते। तो अगली स्लाइड इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखती है। जी। एक तुलना है। आगमनात्मक खोज पर आधारित है, छात्र केंद्रित है और इसमें नियम अंत में आता है, जबकि निगमनात्मक अभ्यास पर आधारित है, शिक्षक केंद्रित है और नियम शुरुआत में ही बता दिया जाता है। तो क्या एक दूसरे के दुश्मन है ये दोनों? नहीं, एक अच्छे शिक्षक की कला इसी में है कि वो समझे कि कब किस विधि का इस्तेमाल करना है। अच्छा। शायद एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने की शुरुआत आगमनात्मक तरीके से की जाए और फिर जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो उसका अभ्यास कराने के लिए निगमनात्मक विधि का सहारा लिया जाए। मतलब ये सहयोगी हो सकते हैं? बिल्कुल सहयोगी। चलें, अब हम पेड़ की दूसरी और ज्यादा हरी भरी शाखा पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। छात्र अनुकूल या शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। यहाँ का माहौल ही अलग है। जी। तस्वीर में एक जीवंत कक्षा है जहाँ बच्चे छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं और शिक्षक एक गाइड की तरह उनके बीच घूम रही हैं। यहाँ सत्ता का केंद्र छात्र है। छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता है। और टीचर? शिक्षक एक बॉस नहीं बल्कि एक सूत्रधार है, एक फैसिलिटेटर, जिसका काम है सीखने के लिए सही माहौल बनाना। और इस शाखा की पहली विधि तो बहुत मजेदार लग रही है, खेल विधि। प्लेवे मेथड। इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। खेल खेल में सीखना। हाँ, ये बच्चों की सबसे स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी खेलने का इस्तेमाल करके उन्हें सिखाती है। इसके सिद्धांत है स्वतंत्रता, रचनात्मकता और सबसे जरूरी आनंद। जब सीखना मजेदार होता है तो वो बोझ नहीं लगता। बिल्कुल। मैंने एक बार एक टीचर को देखा था जो बच्चों को बाजार का खेल खिलाकर जोड़ना घटाना सिखा रही थी। अरे वाह। बच्चे खिलौने वाले नोटों से सामान खरीद और बेच रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे गणित की क्लास में हैं। तो ये विधि सिर्फ ज्ञान नहीं देती? नहीं, ये बच्चों में शेयरिंग, टीम वर्क और संवाद जैसे सामाजिक कौशल भी विकसित करती है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आती है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, जिसका श्रेय किलपैट्रिक को दिया जाता है। यहाँ तस्वीर में बच्चे मिलके पौधे लगा रहे हैं। ये एक असली दुनिया का काम लग रहा है। हाँ। एक प्रोजेक्ट और एक लंबे चौड़े होमवर्क में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। किलपैट्रिक की परिभाषा इसका जवाब देती है। क्या है वो? एक सामाजिक वातावरण में पूरे मन से की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। इसमें तो 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। हाँ, उद्देश्यपूर्ण,
सामाजिक और पूरे मन से। मतलब ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, ये एक मिशन है। एग्जैक्टली जैसे स्कूल में सब्जियों का बगीचा लगाना, इसका एक असली मकसद है, ये सामाजिक है और बच्चे इसे पूरे मन से करते हैं क्योंकि उन्हें इसका नतीजा अपनी आंखों से दिखता है। ये सीखने को असल जिंदगी से जोड़ता है। बिल्कुल। और इस शाखा की आखिरी विधि जो हमारी सामग्री में है वो है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जी। यहाँ एक भूल भुलैया का चित्र है, लक्ष्य पता है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता खोजना है। ये विधि छात्रों को सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जवाब तक पहुंचने का तरीका सिखाती है। एक तरह से उन्हें एक मानसिक टूल किट देती है। बिल्कुल। इसमें ब्रांसफर्ड के आइडियल मॉडल का जिक्र है जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। आइडियल। हाँ। आई समस्या की पहचान करो, डी उसे ठीक से परिभाषित करो, ई अलग अलग समाधानों को खोजो, ए किसी एक समाधान पर काम करो और एल पीछे मुड़कर देखो कि तुम्हारा समाधान काम आया या नहीं। ये तो क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग सिखाता है। जी, जीवन के सबसे जरूरी कौशल। तो शिक्षक केंद्रित से लेकर छात्र केंद्रित तक हमें कई अलग अलग विधियों की यात्रा की। हाँ। और अंत में हमारी सामग्री में एक बहुत ही काम की चीट शीट दी गई है। हाँ, जो इन सभी तरीकों का निचोड़ कुछ कीवर्ड्स में निकाल देती है। ये तो रिवीजन के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। अगर इन सभी तरीकों को संक्षेप में समझना हो तो ये कीवर्ड्स बहुत मदद करते हैं। तो क्या है वो कीवर्ड्स? जैसे व्याख्यान के लिए शिक्षक केंद्रित या निष्क्रिय। ठीक है। प्रदर्शन के लिए दिखाना और समझाना। हाँ। आगमनात्मक के लिए विशिष्ट से सामान्य और निगमनात्मक उसका उल्टा, सामान्य से विशिष्ट। अच्छा। और मजेदार विधियों के लिए खेल विधि के लिए आनंद, स्वतंत्रता, खिलौने। और परियोजना उसके लिए वास्तविक जीवन, सामाजिक, किलपैट्रिक। और एक खोज विधि भी है। हाँ, डिस्कवरी मेथड, जिसके लिए कीवर्ड है ह्यूरेस्का, यानी मैं खुद खोजता हूँ। तो ये चीट शीट हर विधि के डीएनए को एक या दो शब्दों में पकड़ लेती है। जी बिल्कुल। तो हमने चॉक एंड टॉक से लेकर खेल खेल में सीखने तक की एक शानदार यात्रा की। ये साफ है कि शिक्षा का परिदृश्य कितना विविध और रंगीन है। और शायद हमारे शुरुआती सवाल का जवाब यही है कि कोई एक सबसे अच्छा तरीका है ही नहीं। हर विधि का अपना स्थान है और अपना महत्व है। सही। और यहीं पर मैं एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। बताइए। हमारी सामग्री ने इन विधियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, जैसे ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। हाँ, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। जी, लेकिन एक असल और प्रभावी क्लास में क्या ये वाकई ये या वो की लड़ाई है, या फिर शिक्षण की असली कला इस बात में है कि शिक्षक एक मास्टर शेफ की तरह हो। मास्टर शेफ। हाँ, जो ये जानता है कि छात्र, विषय और लक्ष्य के हिसाब से इन सभी विधियों का सही मिश्रण कैसे तैयार करना है। मतलब क्या एक शिक्षक किसी बड़ी आगमनात्मक परियोजना की नींव रखने के लिए एक छोटी 5 मिनट की निगमनात्मक व्याख्या का उपयोग नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो शायद सबसे अच्छी विधि कोई एक विधि नहीं बल्कि इन सभी विधियों को सही समय पर सही मात्रा में इस्तेमाल करने की कला है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।